हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश द्विवेदी सिविल जॉब्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को चंद्रयान 3 की डिटेल जानकारी दी थी, जो आपके MPPSC प्री, मेंस तथा इंटरव्यू के लिए बहुत उपयोगी है। अगर किसी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो उसको ज़रूर देख लें। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से MPPSC 2021 मेंस में आए हुए एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाला हूं, जिसने सभी स्टूडेंट को बहुत परेशान किया हुआ है। और वो क्वेश्चन MPPSC 2021 के मेंस का टफ क्वेश्चन मेरे हिसाब से है, और उस क्वेश्चन को शायद ही किसी ने प्रॉपर तरीके से लिख पाया होगा। तो वो क्वेश्चन है MPPSC मेंस 2021 अभी हुई है, उसका पेपर 2 है, पार्ट ए है। और ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2.9 है। परिबद्ध तार्किकता क्या है, निर्णय निर्माण में यह क्या भूमिका निभाती है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और आप देख सकते हैं ये 2021 का मेंस का पेपर है। ये सेकंड पेपर का पार्ट ए है, और ये क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 2.9 क्वेश्चन नंबर है, और जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, परिबद्ध तार्किकता क्या है, निर्णय निर्माण में यह क्या भूमिका निभाती है। तो इस पर हमें विस्तृत चर्चा करना है। जैसे मैंने बताया कि इस क्वेश्चंस को शायद ही किसी ने प्रॉपर तरीके से लिख पाया होगा, और इस क्वेश्चन के बारे में बहुत से जो टीचर हैं उन्होंने इसके बारे में बताया हुआ है, लेकिन उसके आसपास भी किसी ने नहीं बता पाया है। ये स्टूडेंट के लिए हालांकि टफ़ है, लेकिन मेरे लिए उतना टफ़ नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में पब्लिक एड पढ़ा हुआ है। लगभग 13-14 साल इस सब्जेक्ट को पढ़ाया है। इस सब्जेक्ट से मेरा MA है, नेट क्वालिफाई है, तो मेरे लिए टफ़ नहीं है। लेकिन स्टूडेंट के लिए वाकई में ये टफ़ क्वेश्चन है। और इस टॉपिक के बारे में मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्लास के दौरान बताया हुआ है बच्चों को। और मेरी जो बुक है पब्लिक एड की, जिसको ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं, इस बुक में व्यवहारवाद के अंतर्गत इसके बारे में मैंने बताया हुआ है। आप देख सकते हैं, ये है सीमित तार्किकता, इसी को उन्होंने लिखा है परिबद्ध तार्किकता। तो इसके संबंध में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, और डिटेल मैंने इसका क्लास में बताया था। हालांकि इसका डिटेल यहाँ पर इतना नहीं है, क्लास में मैंने बताया हुआ था, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि इतना टफ क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा। तो इसी टॉपिक पर मैं आज चर्चा करूंगा आप लोगों के सामने। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसका यहाँ पर मीनिंग लिखा हुआ है कि जो परिबद्ध तार्किकता है वो क्या होती है, उसका अर्थ लिखा हुआ है यहाँ पर। तो परिबद्ध तार्किकता जो है एक्चुअली पूर्ण तार्किकता तथा पूर्ण गैर तार्किकता की बीच की अवस्था मानी जाती है ना। पूर्ण तार्किकता मतलब तथ्य पर आधारित है, पूर्ण गैर तार्किकता यानी मूल्य पर आधारित है। तो इनकी बीच की अवस्था जो है परिबद्ध या सीमित तार्किकता को माना जाता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं बाउंडेड रेशनैलिटी, और हिंदी में इसको परिबद्ध या सीमित तार्किकता कहा जाता है ना। तो ये पूर्ण तार्किकता तथा पूर्ण गैर तार्किकता के बीच की अवस्था इसको माना गया है, जिसमें एक व्यक्ति तथ्य तथा मूल्य दोनों के आधार पर व्यवहार करता है और निर्णय लेता है। इसका जो प्रतिपादन है, हर्बर्ट साइमन एक महत्वपूर्ण विचारक हुए हैं लोक प्रशासन के, उन्होंने निर्णय निर्माण सिद्धांत के संदर्भ में इसका प्रतिपादन किया हुआ है। यहाँ पर मैंने हर्बर्ट साइमन के बारे में बताया गया है, जो ज़रूरी जानकारी हो यहाँ पर मैंने दी है। ये हर्बर्ट साइमन है, इनका फ़ोटो आप देख सकते हैं। इनका जो जन्म है 15 जून 1916 को हुआ, और 9 फरवरी 2001 को इनकी मृत्यु हुई। अमेरिका के रहने वाले थे ये,
महत्वपूर्ण विचारक माने जाते हैं लोक प्रशासन के। इन्होंने निर्णय निर्माण सिद्धांत दिया है, व्यवहारवाद की विचारधारा दी है, इसके प्रतिपादक ये माने जाते हैं। इनकी बहुत फेमस पुस्तक है, 3 मार्क्स में आपको पूछी जा सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1947। ये मेरी जो पुस्तक है लोक प्रशासन की, उसमें मैंने इनके बारे में लिखा हुआ है। और इनको इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, 1978 का समय है ना। जो आर्थिक संगठन है उनमें निर्णय निर्माण कैसे लेना है, इस दिशा में इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो इसको लेकर के इनको 1978 में नोबेल प्राइज दिया गया है। तो ये है हर्बर्ट साइमन के बारे में डिटेल। यहाँ से आपको 3 मार्क्स में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैंने ये जानकारी यहाँ पर दी हुई है। इसके आगे है, इन्होंने एक कोटेशन दिया हुआ है, उनका कथन है, मानवीय व्यवहार न तो पूर्ण तार्किक होता है, ना ही पूर्ण गैर तार्किक होता है, बल्कि सीमित या प्रबुद्ध तार्किक होता है। फिर यहाँ पर मैंने तथ्य और मूल दोनों का मतलब बताया हुआ है ना। तथ्य का मतलब होता है सत्यता से, फैक्ट इंग्लिश में बोलते हैं, और वैल्यू, मूल को वैल्यू कहा जाता है। तो तथ्य मतलब सत्यता, यानी वास्तविकता की अभिव्यक्ति होती है, यानी वास्तविकता को व्यक्त करता है तथ्य। और ये वस्तुनिष्ठ होता है, यानी ये इसमें किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में रख कर के व्यवहार नहीं किया जाता, निर्णय नहीं लिया जाता, तो उसको बोलते हैं तथ्य। इसके बाद आता है मूल। मूल यानी ये पसंद या प्राथमिकता की अभिव्यक्ति होती है। मूल का मतलब जनता की पसंद या किसी व्यक्ति विशेष की पसंद, उसको हम कह देते हैं मूल। और इसमें प्राथमिकता व्यक्त की जाती है। प्राथमिकता को ध्यान में रख कर के जब डिसीजन लिया जाता है, व्यवहार किया जाता है, तो उसको कहते हैं मूल परक निर्णय या मूल परक व्यवहार। व्यक्तिनिष्ठ होता है। व्यक्तिनिष्ठ मतलब किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में रख करके कोई व्यवहार करना या निर्णय लेना, है ना। तो ये है तथ्य मूल। इसको मैंने क्लास में थोड़ा सा एग्जाम्पल दे करके और अच्छे तरीके से समझाया था कि मान लीजिए एक कलेक्टर है और उसका कोई रिलेटिव यानी उसके फादर उसके पास कोई काम लेके जाते हैं, और वो काम जो है कहीं न कहीं विधि के विरुद्ध है। तो अगर वो पदाधिकारी यानी कलेक्टर है, वो उस कार्य को करने से मना कर देते हैं, तो वो स्थिति पूर्ण तार्किकता की कही जाती है, यानी वो जो निर्णय होगा वो पूर्ण तार्किक होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर अपने फादर द्वारा बताए गए कार्य को करने से वो पूरी तरीके से मना कर देते हैं, यानी वो तथ्य के आधार पर कार्य करते हैं, व्यवहार करते हैं, निर्णय लेते हैं, तो उनका व्यवहार जो होगा वो पूर्ण तार्किक होगा और निर्णय पूर्ण तार्किक कहा जाएगा। केवल उन्होंने तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया है, काम किया है। अगर वो फादर की बताए अनुसार कार्य को पूरी तरीके से करने में लग जाते हैं, तो उनका व्यवहार पूर्ण गैर तार्किक होगा, यानी मूल्यों के आधार पर उन्होंने निर्णय लिया है, मूल्यों के आधार पर उन्होंने व्यवहार किया है। तो ये है पूर्ण गैर तार्किक निर्णय, पूर्ण गैर तार्किक व्यवहार। अगर वो कलेक्टर तथ्य के आधार पर, मूल दोनों के आधार पर निर्णय लेता है, यानी विधि का भी ध्यान रखता है और अपने फादर की भावनाओं का भी ध्यान रखता है, दोनों के बीच सामंजस्य बना के व्यवहार करता है, निर्णय लेता है, यानी तथ्य मूल दोनों के आधार पर निर्णय लेता है, तो इस तरह का जो उनका व्यवहार होगा, उनका निर्णय होगा, वो होगा सीमित या प्रबद्ध तार्किक निर्णय या व्यवहार, है ना। तो ये जो व्यवहार होता है, इस तरह का जो मॉडल होता है, वो उसको बोलते हैं प्रशासनिक मानव मॉडल, और ये व्यवहारवाद के अंतर्गत आता है, निर्णय निर्माण सिद्धांत के अंतर्गत आता है। और पूर्ण तार्किकता या पूर्ण तार्किक जो निर्णय होता है, व्यवहार होता है, वो तथ्यों के आधारित होता है, और ये आर्थिक मानव मॉडल के अंतर्गत आता है। ये क्लासिकल थ्योरी की धारणा है, शास्त्रीय विचारधारा के अंतर्गत आर्थिक मानव मॉडल आता है। इसमें जो भी निर्णय लिया जाता है वो तथ्यों के आधार पर लिया जाता है, और इस तरह का जो निर्णय व्यवहार होता है उसको बोलते हैं पूर्ण तार्किक या पूर्ण तार्किकता।
व्यवहारवाद या निर्णय निर्माण सिद्धांत के अंतर्गत जो मॉडल आता है उसको प्रशासनिक मानव मॉडल बोलते हैं। इसमें जो निर्णय लिए जाते हैं तथ्यों मूल्यों के आधार पर लिए जाते हैं और इस तरह का निर्णय, इस तरह का व्यवहार सीमित या परिवर्त तार्किक कहा जाता है। इसी तरीके से मानव संबंधवाद के अंतर्गत जो मॉडल आता है वो उसको बोलते हैं सामाजिक मानव मॉडल। और इसमें जो निर्णय लिए जाते हैं वो मूल्यों के आधार पर लिए जाते हैं और इस तरह का जो व्यवहार होता है, निर्णय होते हैं, वो पूर्ण गैर तार्किक होते हैं ना। यहाँ पर मॉडल है, इसको मॉडल यहाँ पर लिखना है। तो इस तरीके से ये शास्त्रीय विचारधारा है, व्यवहारवाद और मानव संबंधवाद, 3 विचारधाराएं यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब की हुई हैं। यानी शास्त्रीय विचारधारा, मानव संबंधवाद, दोनों के बीच की स्थिति है व्यवहारवाद, जिसमें तथ्यों और मूल्यों दोनों के आधार पर निर्णय लेने पर बल दिया जाता है। इस तरह का जो निर्णय होता है उसी को हम कहते हैं सीमित या परिबद्ध तार्किक, और इस तरह का जो व्यवहार होता है उसको परिबद्ध या सीमित तार्किकता कहा जाता है। ये पूरा आप अगर अच्छे ढंग से समझ लेंगे, इसको देख लेंगे, तो आपको सारी चीज़ें परिबद्ध तार्किकता की समझ में आ जाएंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आगे साइमन ने ऐसा माना है कि जो प्रशासनिक मानव होता है वो परिबद्ध तार्किकता के आधार पर, तथ्य मूल्यों के आधार पर निर्णय लेता है ना। लेकिन वो जो निर्णय होता है वो पूर्णतः संतुष्टदायक नहीं होता है, बल्कि ऐसा निर्णय होता है जो पर्याप्त रूप से संतोषजनक हो। यानी चूंकि मूल्य हावी रहते हैं, कहीं ना कहीं इमोशंस हावी रहते हैं, इसलिए वो कभी भी संतुष्टिदायक निर्णय, सेटिस्फैक्टरी निर्णय नहीं ले पाता है। वो ऐसा निर्णय लेता है जो पर्याप्त रूप से संतोषजनक हो, और इसी को साइमन ने कहा है सेटिस्फाइसिंग। सेटिस्फाइसिंग वर्ड जो है साइमन द्वारा दिया गया है ना। सेटिस्फाइसिंग को फिर मैंने यहाँ पर नीचे डिस्क्राइब किया हुआ है। सेटिस्फाइसिंग जो है 2 वर्ड से मिलकर बना है, सेटिस्फैक्शन और सफाइसिंग। सेटिस्फैक्शन को हिंदी में कहते हैं संतोषजनक, और सफाइसिंग को कहा जाता है पर्याप्त रूप से। तो सेटिस्फाइसिंग का मतलब हो गया पर्याप्त रूप से संतोषजनक। यानी प्रशासनिक जो मानव हैं, जिसका उल्लेख हर्बर्ट साइमन ने किया है, वो ऐसा निर्णय लेता है जो पर्याप्त रूप से संतोषजनक हो, यानी पूर्णतः संतोषजनक नहीं हो, ऐसा निर्णय वो लेने का प्रयास नहीं करता है, पर्याप्त रूप से संतोषजनक निर्णय लेता है। तो ये है इस तरीके से। इसके आगे है, अब ये जो क्वेश्चन आगे उन्होंने पूछा है एग्जाम में, परिवर्त तार्किकता की निर्णय निर्माण में भूमिका, उसको मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। आप देख सकते हैं 2 तरीके से मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है, सकारात्मक और नकारात्मक। इसकी भूमिका सकारात्मक भी हो सकती है परिवर्त तार्किकता की, और नकारात्मक भी हो सकती है। वैसे तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप खुद ही इसको समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। सकारात्मक भूमिका में क्या लिख सकते हैं हम, इसमें तथ्य तथा मूल दोनों की सामंजस्य के आधार पर निर्णय लिया जाता है, दोनों के बीच सामंजस्य बना के निर्णय लिए जाते हैं। इसमें चूंकि जनता की भावनाओं को ध्यान में रख करके निर्णय लिया जाता है, तो उसमें जनता की जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाता है, जिससे समस्याओं का समाधान इसके माध्यम से किया जा सकता है ना। अलग अलग वर्गों की ज़रूरत के हिसाब से निर्णय लेना इसमें संभव होता है, सुविधाजनक होता है ना। चूँकि मूल्य को ध्यान में रखकर निर्णय यहाँ पर लेते हैं, इसीलिए जनता की जो ज़रूरतें हैं, किसी वर्ग की जो ज़रूरतें हैं, जैसे मान लीजिए SC/ST की ज़रूरतें हैं, उनके हिसाब से निर्णय लेना है, तो यहाँ से इसके आधार पर हम निर्णय ले सकते हैं, है ना। तो अलग अलग वर्गों की ज़रूरत के हिसाब से निर्णय लेना यहाँ पर सुविधाजनक होता है, आसानी होती है। जनता की समस्याओं को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाता है, जिस तरह की जनता है, जिस तरह की उनकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के आधार पर निर्णय यहाँ पर लिया जा सकता है। ये सकारात्मक इसकी भूमिका है। नकारात्मक भूमिका भी है इसकी। नकारात्मक भूमिका में क्या है, जैसा मैंने बताया कि पूर्णतः संतोषजनक निर्णय नहीं लिया जा सकता है। सबसे बड़ी समस्या इसमें यही आती है, क्योंकि मूल्य कहीं ना कहीं हावी हो जाते हैं, भावनाएं कहीं ना कहीं हावी हो जाती हैं, तो ऐसा निर्णय लेना संभव नहीं होता है जो पूरी तरीके से सेटिस्फैक्ट्री हो या संतोषजनक हो।
निर्णयों में पक्षपात की संभावना ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाता है, कहीं न कहीं झुकाव होता है, पक्षपात होता है, तो इससे निर्णय पक्षपात रहित नहीं हो सकता, पक्षपात पूर्ण जो है निर्णय होता है। निर्णयों में किसी एक व्यक्ति या समूह की ओर झुकाव यहाँ पर बना रहता है। किसी व्यक्ति विशेष या समूह विशेष को ध्यान में रखकर चूंकि निर्णय यहाँ पर लिए जाते हैं, इसलिए किसी व्यक्ति या समूह की ओर झुकाव निर्णयों में बना रहता है। तो इस तरीके से दो हिस्सों में मैंने बांट करके इसकी भूमिका बताई है। सकारात्मक भूमिका भी हो सकती है, नकारात्मक भूमिका भी हो सकती है, मतलब अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी है। तो इस तरीके से ये भूमिका कंप्लीट हो जाती है और इसके साथ ही ये जो आपका क्वेश्चन आया हुआ है ये कंप्लीट हो जाता है। 5 मार्क्स में क्वेश्चन चूँकि आया है तो इतना ही आप इसमें लिख पाएंगे, हालांकि मैंने कुछ चीज़ें ज़्यादा बताई हैं ताकि आप लोग उसको अच्छे तरीके से समझ पाएँ। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाता है और आगे मैं कुछ नई वीडियो के साथ आप लोगों के समझ उपस्थित हूँगा। अभी मैं इसी पेपर के इसी पार्ट के 3 मार्कर्स डिस्कस करूँगा, उनके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊँगा और चैनल पर अपलोड करूँगा। इसके बाद फिर सारे 5 मार्कर्स इसी पेपर के और फिर 11 मार्कर्स की वीडियो बना करके अपलोड करूँगा। इसलिए आप जो है जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमें पता चले कि आप लोगों को हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। तो इस तरीके से आज का सेशन यहीं कंप्लीट हो जाता है। गुड लक, थैंक यू, जय हिंद।